तो पहले ये समझ जाना कि जो मैग्ना कार्टा क्या होता है। हुआ क्लियर? मैग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकार है जो अधिकार किसी व्यक्ति को दिया जाता है या किसी समूह को दिया जाता है तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मान लो ऑप्शन, ये जो पर्सन ए है राजा है मान लो ये, ठीक है, और ये जनता। राजा ने जनता को शक्ति दी और इस शक्ति से जनता के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। तो जो अधिकार दिया था ये अधिकार कहलाता है मैग्ना कार्टा। अपनी शक्ति को किसी और को देना और उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाना, इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पे जो मैग्ना कार्टा की बात कर रहा है वो कर रहा है ऑप्शन बी की, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब ये भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, उसके पीछे क्या रीजन है समझना। हुआ क्लियर? जो भाग 3 है ये भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। जो भाग 3 है इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें उल्लेखित है। हुआ क्लियर? और ये जो भाग 3 है ये एक्चुअली क्या है, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो होता है ये आपका मानवीय अधिकार होता है। आपके जन्म के साथ जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, अगर वो अधिकार मिल रहा है तो वो अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। हुआ क्लियर? इसमें आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, आपको क्या पढ़ना है क्या सुनना है सबकी आज़ादी, धर्म की आज़ादी है, ठीक है। सभी अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसा व्यक्ति जन्म होता है, जन्म के साथ उसे जो अधिकार मिलना चाहिए ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको मिला है मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान का जब आप पढ़ोगे प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ोगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग, यानी कि जो अधिकार हम भारत के लोग यानी भारत के नागरिक को मिलना चाहिए वो अधिकार भाग 3 में दिया गया है, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब सवाल उठता है कि जो मौलिक अधिकार है ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। एक और चीज है वो है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य जो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है कहां से, वो लिया गया है रूस से। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आएगा आपको कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, अधिकार की बात आएगी तो वो आ जाएगा यूएसए। जहां बात आ जाएगी मौलिक कर्तव्य की तो वो आ जाएगा रूस से। हुआ क्लियर? ये दोनों डिफरेंट रखना, मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक कर्तव्य रूस। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान बना था तब भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार थे, वो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये एक मौलिक अधिकार कौन सा था जो हटा दिया गया, तो ये अधिकार था कौन सा, वो था संपत्ति का अधिकार। और इसे 1978 में कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया गया, ठीक है। और इसे क्या बना दिया गया, आर्टिकल 301 के अंतर्गत क्या बना दिया गया, संपत्ति को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 है। कौन सा हटा है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया है। और उसे हटाया किससे गया है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1978 में किया गया था, इसे हटा दिया गया है, इसके माध्यम से हट गया है। और इसे आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाल दिया गया है और यहां पर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? ठीक है। ये ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, ये 20 और आर्टिकल कौन सा, ये है 21। ये दोनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं, ये ऐसे आर्टिकल हैं, इसमें जो मौलिक अधिकार मिला है वो मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में वो उल्लंघन उसको हटाया नहीं जा सकता।
भारत में कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, उस परिस्थिति के अंतर्गत आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं वो उसे हटाए नहीं जा सकते। यहां बात चल रही है आपातकाल की। आपातकाल की बात चल रही। आपातकाल के अंतर्गत आपके सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 जो है ये आपका हनन नहीं होगा। आर्टिकल 21 कहता है कि मानव का निसर्ग अधिकार है, निजता। यानी मानव का निसर्ग अधिकार नहीं कि मानव का सोना है, उठना है, जागना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, उसे उसे किस प्रकार जीवन जीना है, ठीक है, उसे कहाँ जाना है, उसे कहीं नहीं जाना है, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राकृतिक अधिकार जो मिला है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला है। इसलिए आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा आपसे कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से दो मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं जिसको रद्द नहीं किया जाता, तो वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार है वो आपको रद्द कर दिए जाते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। एक सवाल उठता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो कहां जाओगे आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हुआ क्लियर? और कहां जाओगे आप जाओगे हाई कोर्ट जाओगे। हुआ क्लियर? लेकिन यहां पे जाने के लिए आप कौन सा मौलिक अधिकार का आर्टिकल यूज करोगे? तो ध्यान रखना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए तो आपको आर्टिकल 32 का यूज करना होगा। लेकिन वहीं पर आप अगर हाई कोर्ट जा रहे हो आपके मौलिक अधिकार हनन होने के लिए तो आपको आर्टिकल कौन सा 226 आर्टिकल यूज करना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जब भी आपका मौलिक अधिकार होता है तो आप किस आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट जाओगे? तो उसका आंसर होगा 226 आर्टिकल के माध्यम से। वही सेम चीज अगर आपका मौलिक अधिकार होता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कौन सा आर्टिकल आपका यूज होगा? तो वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है 5 रिट दी है, वो हम आगे समझेंगे 5 कौन सी रिट दी है। ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में। ठीक, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस बच्चे की जो फीस थी वो थी 20,000 करीब। ठीक है। परंतु जो हॉस्पिटल है उसने 40,000 चार्ज करा और उसके जो माता पिता बहुत गरीब थे तो उन्होंने उसे 20,000 पे कर दिया, परंतु 20,000 पे नहीं कर पाया। तो हॉस्पिटल ने बोला कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा, आराम से रहेगा, आप जब भी 20,000 पे कर दोगे तो वो बच्चा आपको सौंप दिया जाएगा। बाप माँ बहुत गरीब थे तो वह परेशान हुए कि किसी ने बताया कि आपका जो बच्चा है ये कैद हो चुका है, उसे जेल नहीं हुई है परंतु आपके पास नहीं है, किसी और के पास है और वो उसके एवज में आपसे 20,000 चार्ज ले रहा है, तो यानी कि वो बच्चा कैद है। तो आप जाइए आर्टिकल 32 का यूज कीजिए और आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये मामला संदिग्ध है और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ले लिया अपने हाथ में। और ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के माध्यम से जो भी केस जाता है कोर्ट में उसे आप वापस नहीं ले सकते। भाबरी देवी जो कांड हुआ था वो जो ओपन हुआ था वो इसी आर्टिकल 32 के माध्यम से हुआ था। एक बार केस चला गया तो वापस नहीं होता। हुआ क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में फिर जब बैठक हुई, जब उसकी सुनवाई हुई तो हॉस्पिटल में बैठी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां बैठाया गया जूरिस्ट, जिसमें जो मेडिकल संबंधी अधिकारी होते हैं, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, वो बैठा जाता है। ये बैठे वहां पे, उन्होंने फिर देखा कि उनसे पूछा गया कि इस बीमारी के लिए कितना खर्चा आता। उन्होंने बोला कि इस बीमारी के लिए मैक्सिमम 20,000 खर्चा हो सकता है और माता पिता ने बोले हमने 20,000 पे कर दिए, उनकी ये 40,000 पे करें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आर्टिकल 32 के माध्यम से रिट लगाई गई थी क्योंकि उनका बच्चा कैद हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें बोला गया कि तुमने बच्चे को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आपने कैद किया, आप उसका भरोगे हर्जाना और बच्चे को माता पिता को सौंपोगे। और आपने अगर देखा होगा दृश्य होगी तो उससे भी आर्टिकल 32 का यूज होता है।
जो में बताता है कि आर्टिकल 32 के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 ये है, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करते हो सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 226 के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करते हो हाई कोर्ट में। हुआ क्लियर? और आपको ये याद होना चाहिए कि जो अंबेडकर जी हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि अंबेडकर जी ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, तो वो है आर्टिकल 32। हुआ क्लियर? तो ये मौलिक अधिकार का पार्ट था, इसके ऊपर कहानी मैंने बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सारे कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना।